नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKT IT हिस्ट्रीज पे। तो बताइए दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, हम लगातार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 10 है, उसका सॉल्यूशन हम आज करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन सीरीज को और आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। साथियों, प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सके और उनको कुछ फ़ायदा मिल सके इस सेशन का। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? यानी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है जिसको हम आयरन इस्त्री बोलते हैं, उसमें माइका है वो किस लिए प्रयोग करते हैं, ये आपको पूछा गया है। कमेंट में ज़रूर बताएं आंसर। आपको जैसा भी आंसर आता है प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दें। ऑप्शन ए आपका एक इंसुलेटर के रूप में, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में, ऑप्शन सी है परावैद्युत तापन के लिए, ऑप्शन डी है प्रेरण तापन के लिए और ऑप्शन ई है आपका ए और सी दोनों। बताइए माइका को हम किस लिए प्रयुक्त करते हैं? बताइए साथियों। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी माइका है जो हम इलेक्ट्रिक आयरन में या इलेक्ट्रिक इस्त्री जिसे बोलते हैं हम, उसमें एक इंसुलेटर के रूप में काम में लेते हैं, एक अचालक के रूप में, एक कुचालक के रूप में हम काम में लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, माइका है, इसी को हम बोल देते हैं अभ्रक। अब इसकी अभ्रक की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी होती है 20 से 60 kV प्रति mm। कभी कभी तो आपको एग्ज़ाम में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो आपकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो उसकी इकाई आपको ध्यान रखना kV प्रति mm होती है, यानी किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर। ये आपकी इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इकाई होती है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 20 से 60 kV प्रति mm। और अभ्रक माइका का ध्यान रखना, ये ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान रखना, ये ऊष्मा का चालक होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका है वो एक इंसुलेटर के रूप में काम में लेते हैं। अब ऑप्शन आपका दे रखा है पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो साथियों, हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम किसका काम में लेते हैं। इसके लिए हम संधारित्र काम में ले सकते हैं और हम सिंक्रोनस मोटर है वो भी हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए काम में ले सकते हैं। ध्यान रखना साथियों, जब हम लाइन के समांतर में संधारित्र या सिंक्रोनस मोटर लगा देते हैं तो यह पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करती हैं। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख निम्नलिखित में से किस घटक का मानक प्रतीक है? तो आपको एक प्रतीक दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि यह इनमें से किसका प्रतीक है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका एन चैनल मॉसफेट, ऑप्शन बी है पी चैनल मॉसफेट, ऑप्शन सी है बीजेटी, ऑप्शन डी है आईजीबीटी और ऑप्शन ई है आपका वैरेक्टर डायोड। तो बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो ये जो आपका सिंबल दिखाया गया है ये आपका दिखाया गया है एन चैनल मॉसफेट का। ध्यान रखना। अब एन चैनल मॉसफेट और पी चैनल मॉसफेट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीर का निशान जो दे रखा है आपको ये अंदर की ओर है तो ये आपका एन चैनल होगा, और यही तीर का निशान जब इस सोर्स वाली भुजा में आपको बाहर की साइड दे रखा होता तो ये होता पी चैनल मॉसफेट। बस इसी का अंतर होता है एन चैनल और पी चैनल में। इसी ये तीर का निशान है जो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये एन चैनल में है,
जो आपका अंदर की ओर होगा, और पी चैनल में आपका बाहर की ओर होगा। अब आपको दे रखा है बीजेटी, तो बीजेटी का सिंबल किस प्रकार होता है यह आपको पता होना चाहिए। बीजेटी भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो हम पहले देखते हैं एन चैनल का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो जो आपका एन चैनल बीजेटी होता है उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं आपके, बेस, कलेक्टर और ई मीटर। अब ध्यान रखना जो आपका एन चैनल होगा उसमें आपकी धारा नहीं, सॉरी साथियों, एन चैनल नहीं, एनपीएन और पीएनपी। एक होता है आपका एनपीएन और एक होता है आपका पीएनपी। तो जो आपका पीएनपी होता है उसमें जो आपका तीर का निशान है वो एमीटर में अंदर की ओर होता है। जैसे ये पी, ये एन और पी। तो आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए ये जो तीर का निशान है वो हमेशा एमीटर में लगता है और पी से एन की ओर इस धारा की दिशा होती है। तो ये आपका हो गया एन चैनल एनपीएन का। और पीएनपी का क्या हो जाएगा, पीएनपी का इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, यानी उसमें ये धारा की दिशा है वो एमीटर भुजा में बाहर की ओर हो जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका पीएनपी, और अंदर की ओर है तो ये बन जाएगा एनपीएन। ध्यान रखना साथियों इन दोनों में इस धारा की दिशा का ही बस डिफरेंस होता है और उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है पीएनपी और एनपीएन में। पीएनपी में जो धारा की दिशा है वो आपकी ई भुजा में पी से एन की ओर यानी अंदर की ओर होती है, और जो आपका एनपीएन होता है उसमें जो आपकी धारा की दिशा है वो पी से एन यानी ये मीटर में बाहर की ओर होती है। तो जिस प्रकार आपका पीएनपी में यहाँ पे पी, कलेक्टर पे पी और बेस पे एन और एमीटर पे पी होता है, उसी प्रकार आपका एनपीएन में यहाँ पे एन हो जाएगा कलेक्टर पे, और बेस पे आपका पी हो जाएगा और एमीटर पे आपका एन हो जाएगा। तो धारा की दिशा पी से एन की ओर हो जाएगी। और ई भुजा में ध्यान रखना धारा की दिशा है हमेशा एमीटर में और आपकी पी से एन की ओर होती है। बस इसी डिफरेंस से आप इसको पहचान सकते हो। अब एक दे रखा है आपको आईजीबीटी, तो आपको है जो इनकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जो आपकी मॉसफेट की फुल फॉर्म होती है। बीजेटी की क्या होती है, बीजेटी की होती है आपकी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है जो आपकी बीजेटी की फुल फॉर्म होती है। आईजीबीटी की क्या होती है, आईजीबीटी की होती है आपकी इंसुलेटेड गेट और आपकी बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना मॉसफेट की मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बीजेटी की बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और आईजीबीटी की इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। अब आपको एक ऑप्शन दे रखा है वेरेक्टर डायोड। तो वेरेक्टर डायोड का सिंबल कैसा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। वेरेक्टर डायोड का जो आपका सिंबल होता है वो होता है कुछ इस प्रकार। अब ध्यान रखना आपको ऑप्शन में ये भी दिया हो सकता है या यहाँ पे एक तीर का निशान भी आपको दिया हुआ हो सकता है। ये आपका है जो वेरेक्टर डायोड का सिंबल होता है। तो साथियों इस प्रकार हमें पूरे क्वेश्चन की जो ऑप्शन होता है उनका विस्तृत हल है जो हमें जानना ज़रूरी है, ताकि हम एक ही प्रश्न में एक से अधिक क्वेश्चन का आंसर देख सकें। अब हो सकता है अब की बार एग्ज़ाम में हमें इनमें से कौन से भी ऑप्शन से क्वेश्चन बना के एग्जामिनर है जो पूछ सकता है, तो हमें हमारी तरफ से एकदम सतर्क रहना है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर हो गया, यानी ये जो आपका सिंबल दे रखा है वो आपका एन चैनल मॉसफेट का दे रखा है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला आपका क्वेश्चन है पेल्टियर प्रभाव है वो इनमें से किसका विलोम होता है। यानी पेल्टियर प्रभाव का जो आपका व्युत्क्रमानुपाती है या इसका उल्टा क्या होता है वो आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका सीबेक प्रभाव, ऑप्शन बी है थॉमसन प्रभाव, ऑप्शन सी है जूल प्रभाव, ऑप्शन डी है एंडरसन प्रभाव और ऑप्शन ई है आपका फैराडे प्रभाव। बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताओ इसका क्या रहने वाला है सही आंसर। देखता हूँ आप में से कितनों को ये क्वेश्चन है जो एकदम करेक्ट रूप से आंसर दे सकते हैं। तो साथियों इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सीबेक प्रभाव और पेल्टियर प्रभाव है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब दे रखा आपको जूल प्रभाव। जूल प्रभाव आपका जो हीटिंग इफेक्ट होता है यानी H बराबर I²R/T इस पे निर्भर करता है जूल प्रभाव का। और फैराडे प्रभाव यानी फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो नियम वगैरह है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो गया पेल्टियर प्रभाव है जो आपका सीबेक प्रभाव का है उसका विलोम होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है एसी सिस्टम में वह चालक जो कोर की अपेक्षा सतह पर अधिक करंट का सेवन करता है किस नाम से जाना जाता है। यानी एसी चालक के जो कंडक्टर होता है उसमें कोर की अपेक्षा जो सतह पे अधिक करंट प्रवाहित होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं यह आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, कमेंट में अपना अमूल्य आंसर है जो ज़रूर दे। ऑप्शन ए दे रखा है आपका स्किन इफेक्ट, ऑप्शन बी है कोरोना, ऑप्शन सी है पारगम्यता और ऑप्शन डी है संगति विहीन दोष और ऑप्शन ई है आपका फेरांती प्रभाव जिसे हम फेरांटी प्रभाव भी कहते हैं। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऐसी सिस्टम में चालक की कोर की बजाय जो सतह पे अधिक धारा प्रवाहित होती है ना उसे हम कहते हैं स्किन इफेक्ट। तो इसका आपका सही आंसर हो गया स्किन इफेक्ट। अब स्किन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो साथियों हमें पता है डीसी में जो चालक का पूरा क्षेत्रफल होता है उसमें से धारा प्रवाहित होती है, लेकिन एसी में जो चालक से केवल सतह से धारा प्रवाहित होती है जिसके कारण इसमें आंतरिक प्रतिरोध है चालक का, यानी कोर में धारा प्रवाहित होगी नहीं, सतह से धारा प्रवाहित होगी तो कोर का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा और उसे ही हम क्या कहते हैं स्किन इफेक्ट कहते हैं। अब साथियों आपको पता होना चाहिए ये जो हमारा स्किन इफेक्ट है ये किस किस पे निर्भर करता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्किन इफेक्ट है जो अगर हमारा चालक का व्यास ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर व्यास ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ज़्यादा है तो भी आपका स्किन इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है और चालक के व्यास पर निर्भर करता है। और ध्यान रखना जो एसी में आपका इफेक्टिव प्रतिरोध है वो डीसी की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी ये जो आपका स्किन इफेक्ट है वो डीसी की तुलना में एसी में ज़्यादा होता है। ध्यान रखना डीसी में इतना नहीं होता जितना कि एसी में होता है। तो ये बात कर ली हमने स्किन इफेक्ट की। अब ध्यान रखना एक ऑप्शन दे रखा है आपका फेरांटी प्रभाव। तो अब आपको इस साथ साथ में यह भी पता होना चाहिए कि फेरांटी प्रभाव है जो क्या होता है। तो ध्यान रखना साथियों ये जो फेरांटी प्रभाव ये एक प्रकार का दोष ही होता है। जैसे मान लें हम ये ज़्यादातर है जो हमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है ना उनमें देखने को मिलता है ये। सॉरी साथियों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये बिल्कुल नहीं होता है। जो आपकी मीडियम और जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है ना उनमें ये जो फेरांटी प्रभाव है ये आपका सबसे अधिक देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है साथियों, इसमें होता है कि जब हम किसी भी लाइन में कम लोड होता है या नो लोड पे जो लाइन होती है उस अवस्था में जो आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है यानी जिस सिरे से हम वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं वो आपका जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है ना जहाँ से वोल्टेज हमें प्रेषित हो रहा है और जहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम वोल्टेज प्राप्त कर रहे हैं ना वो वोल्टेज हमें जहाँ से वोल्टेज प्रेषित कर रहे हैं उससे अधिक मिलता है, यानी आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज है
वो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक प्राप्त होता है, उसे ही हम फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। अब ध्यान रखना ये किसके कारण होता है, ये आपका होता है लाइन में लीडिंग धारा बहने के कारण। और लीडिंग धारा आपको पता है किसके कारण बहती है, जो आपकी लाइन में लीडिंग धारा बहती है वो आपको ध्यान रखना कैपेसिटर प्रभाव के कारण बहती है, कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण जो आपकी लीडिंग धारा बहती है। और लीडिंग धारा प्रभाव के कारण ही आपका फेरेंटी इफेक्ट है जो हमें देखने को मिलता है। अब ध्यान रखना इसे कम कैसे कर सकते हैं फेरेंटी प्रभाव को। फेरेंटी प्रभाव को कम करने के लिए हमें रिसीविंग एंड पर है जहाँ पे हमें वोल्टेज रिसीव हो रहे हैं उस एंड पे हमें समांतर में आपका इंडक्टर लगा देना चाहिए। समांतर में इंडक्टर लगा देंगे तो ये फेरेंटी प्रभाव है ये हमें कम देखने को मिलेगा। अब ए देर का आपका ऑप्शन नंबर बी। तो हमने स्किन इफेक्ट की बात कर ली, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया स्किन प्रभाव, और फेरेंटी प्रभाव की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं हम कोरोना की, यानी कोरोना है जो आपका क्या होता है, ध्यान रखना ये कोरोना भी आपका जो कम वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है ना उनमें देखने को नहीं मिलता है, जो हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें देखने को मिलता है। तो अब पता होना चाहिए इसमें आपको कि कोरोना में इसकी क्या लक्षण है, या हम कैसे कह सकते हैं कि कोरोना है। तो इसमें आपकी जो हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन होगी उसमें हमें कंडक्टरों के आसपास है वो बैंगनी रंग की ज्वाला देखने को मिलेगी, साथ में ही आपकी हिसिंग की ध्वनि निकलेगी और वहाँ पे आपकी ओजोन गैस का निर्माण होगा। ये सारे कोरोना के लक्षण हैं। तो ध्यान रखना अगर हम इसके देखें कोरोना प्रभाव की, यानी किस पे निर्भर करता है, तो अगर आपकी कंडक्टरों के बीच दूरी ज़्यादा है तो आपका कोरोना इफेक्ट भी कम होगा, यानी ये दूरी पे निर्भर करता है। अगर चालकों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो कोरोना आपका कम होगा, अगर उनमें दूरी कम है तो आपका कोरोना प्रभाव है वो आपके ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी साथियों एक बात कहें तो तारों के बीच दूरी कम व ट्रांसमिशन वोल्टेज अधिक हो तो कोरोना उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम तारों के बीच की दूरी कम होती है तो तार के सरफेस पर है, यानी चाल की सतह पर है जो एक अधिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, यानी चालक की सतह पर है जो आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी कुचालक सामर्थ्य है वो अधिक होती है। इसके कारण इसके तार के सरफेस पर है वो आपका आयनाइजेशन यानी आयन का जो आप कह सकते हैं कि आयनों का आयनाइजेशन होने लगता है, जिसके कारण ये कोरोना देखने को हमें मिलता है। तो साथियों ये हमने बात की है कोरोना की, मतलब जब हम हाई ट्रांसमिशन लाइन में देखते हैं तो कंडक्टरों के पास बैंगनी रंग की ज्वाला निकलती है, हिसिंग की आवाज़ निकलती है और आपकी ओजोन गैस का निर्माण होता है, यही कोरोना इफेक्ट होता है। ध्यान रखना इसकी निर्भरता, अगर हम तारों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो ये कोरोना इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा, यानी ये कंडक्टरों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। और अगर हमें कोरोना को कम करना है तो आपका पहला कारण हो गया कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे और कंडक्टर की जो सतह होगी उसको एकदम स्मूथ बना देंगे, यानी उसको खुरदरा नहीं रखेंगे तो आपका कोरोना इफेक्ट है वो कम होगा। और कंडक्टर की अगर हम साइज बढ़ा दें तो भी आपका जो कोरोना है वो कम हो जाएगा, यानी अगर कंडक्टरों के बीच की दूरी बढ़ा दे तो कोरोना कम हो जाएगा, कंडक्टर की सतह को स्मूथ बना दे तो कम हो जाएगा, और या आपकी कंडक्टर की हम साइज बढ़ा दे तो कोरोना कम हो जाएगा। ये कोरोना के हमने कम करने के उपाय देख लिए। लेकिन कोरोना के कुछ फ़ायदे भी है साथियों, तो इसके क्या फ़ायदे हैं यह हम देखते हैं कि कोरोना का जो प्रयोग है वो हम करते हैं ओजोन गैस की जो आपकी इंडस्ट्री होता है ना, ओजोन गैस की जो इंडस्ट्री है उसमें कोरोना का अनुप्रयोग किया जाता है, जिसके कारण हम ओजोन निर्माण कर सकते हैं। तो आपको यह भी पता है कि ये क्या करता है, हिसिंग ध्वनि के साथ O3 का निर्माण होता है, तो ओजोन गैस इंडस्ट्री में हम इसका उपयोग करते हैं। और एक जो आपका सेफ्टी वाल्व होता है ना, सेफ्टी वाल्व उसमें भी आपके कोरोना का अनुप्रयोग है। तो कोरोना के एक तरफ फ़ायदे हैं तो कोरोना के नुकसान भी है। ध्यान रखना कोरोना आपका है जो आपकी आकाशीय बिजली उसको भी कम करता है। तो ये सारी बातें हमने देख ली कोरोना के बारे में। तो इसका सही आंसर हो गया आपका स्किन इफेक्ट।
और फेरेंटी प्रभाव की हमने बात कर ली है, कोरोना की हमने बात कर ली है। तो साथियों इस प्रकार हमें एक क्वेश्चन में, हाँ हो सकता है हमें 5 मिनट या 10 मिनट टाइम लगे, लेकिन क्वेश्चन का जो विस्तृत हल है वो हमें जानना है, ताकि आगे हमारे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। इस प्रकार हम प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत हल कर रहे हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ऐसी वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है? अब बताइए इनमें से कौन सा वायर सिस्टम है जो हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम में नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, ऑप्शन बी है 3 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन सी है 1 फेज 3 वायर सिस्टम, ऑप्शन डी है 1 फेज 4 वायर सिस्टम, और ऑप्शन ई है आपका 2 फेज 3 वायर सिस्टम। अब बताइए इनमें से कौन सा सिस्टम है जो हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में काम में नहीं लेते हैं? बताइए साथियों कमेंट करके, आपको जैसा भी आंसर आता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना बरते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा कमेंट करने से कि हमें ये क्वेश्चन आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है, आप गलती भी करोगे तो आप एग्ज़ाम में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, आपकी गलती यहीं निकल जाएगी बस। तो इस प्रकार आप है जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। इन एक फेज 4 वायर सिस्टम है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हम 3 फेज 4 वायर सिस्टम भी काम में लेते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम भी काम में लेते हैं, 1 फेज 3 वायर सिस्टम भी काम में लेते हैं, और 2 फेज 3 वायर सिस्टम भी है जो हम ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम में लेते हैं। लेकिन सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम है जो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना चाहते हो। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक एससीआर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ये आपको पूछा गया है। बताइए, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन आ गया, और एससीआर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है साथियों। एससीआर के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, इससे हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका एससीआर से पूछा ही जाता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एससीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एससीआर को हम कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये आपकी एससीआर की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब बताओ एससीआर में पीएन जंक्शन कितने होते हैं, ये आपको बताना है। और इनमें कितने टर्मिनल होते हैं, एससीआर में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, ये सारी बातें आपको कमेंट करके बतानी है। तो मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ पहले। ये होता है आपका एक एससीआर का, या जिसे हम थायरिस्टर बोलते हैं, उसका सिंबल होता है। ये एनोड होता है, ये आपका कैथोड होता है, और ये आपका गेट होता है। अब बताइए इसमें कितने जंक्शन हैं वो आपके होते हैं, ये आपको बताना है। बताइए साथियों। तो साथियों एससीआर में है जो आपके 3 जंक्शन होते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक एससीआर में 3 जंक्शन होते हैं। अब 3 जंक्शन कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपकी पीएन की जो लेयर होती है, इनके बीच में जो ये बनता है इसे हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक जंक्शन ये हो गया, एक ये हो गया वो एन और पी के बीच में, और एक ये हो गया आपका पी और एन के बीच में। तो ध्यान रखना इसमें 3 जंक्शन होते हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं आउटर जंक्शन, यानी ये बाहरी जंक्शन है, और इसे बोलते हैं हम इनर जंक्शन, यानी ये आंतरिक जंक्शन है। तो ध्यान रखना कितने जंक्शन होते हैं आपके, 3 जंक्शन होते हैं, और एससीआर में 3 ही टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ध्यान रखना एससीआर में परत पूछ ले आपको कितनी परत होती है, तो एससीआर है जो 4 परतों से मिलकर बना होता है। आपकी पी एन ये कितनी परत होगी, 4 परत हो गई, 3 टर्मिनल हो गए, और आपके 3 ही जंक्शन हो गए। ध्यान रखना एससीआर है जो आपका एक दिशीय युक्ति होता है, यानी एक ही दिशा में धारा का प्रवाह करता है, और धारा का प्रवाह आप इसमें एनोड से कैथोड की ओर
होता है। ये सारी बातें आपको SCR के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये हमने बात कर ली SCR की। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी SCR में 3 जंक्शन होते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली में SCR का विस्तार क्या है। ये साथियों पिछली अभी चर्चा की है कि SCR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आपको मैंने बता दिया है कि SCR की फुल फॉर्म क्या होती है। SCR की आपकी फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा घटक है जो निश्चित DC को परिवर्ती DC में बदल देता है। बताइए। जो आपकी एक निश्चित DC होती है, डायरेक्ट करंट होता है, उसको आपको परिवर्तित DC में यानी परिवर्तित डायरेक्ट करंट में बदल देता है। इनमें से कौन सा घटक है। ऑप्शन ए आपका चॉपर, ऑप्शन बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन डी है इन्वर्टर, या ऑप्शन ए आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से क्या रहेगा सही आंसर आपका। तो आपको एक निश्चित DC से परिवर्तित DC में बदलने के लिए हम किसका काम प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी चॉपर है। जो जिस प्रकार हमारा AC में ट्रांसफार्मर का काम होता है उसी प्रकार चॉपर है वो DC में काम करता है, यानी वोल्टेज अप डाउन करता है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में आपको दे रखा है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर हम किस लिए काम में लेते हैं, AC से DC कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर काम में लेते हैं। अब साथ साथ में यह भी बता दीजिए इन्वर्टर का क्या प्रयोग है। तो इन्वर्टर का प्रयोग आपको ध्यान रखना चाहिए, ये DC से AC में कन्वर्ट करता है। तो ये बात कर ली हमने चॉपर की। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी निश्चित DC को परिवर्तित DC में बदलने का काम है वो आपका चॉपर करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि AC में जो कार्य ट्रांसफार्मर का होता है वही है जो DC में चॉपर करता है। और रेक्टिफायर आपका AC को DC में, और इन्वर्टर आपका DC to AC। इन तीनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बताइए साथियों, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन ये आंकड़े हैं जो आपके रट के याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 29, ऑप्शन ई है 34। बताइए कॉपर के एक परमाणु में जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है। कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा कॉपर के एक परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। साथियों इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब इसमें मैं आपको क्या समझाऊं, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो होते हैं, वैसे आपको आंकड़ा है जो आपको रट के याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में औरों से आगे निकलना है तो आपको इस प्रकार के आंकड़े हैं जो रट के याद रखने पड़ेंगे। ध्यान रखना साथियों, ये ऐसे इक्वेशन होते हैं जो आपको औरों से अलग बनाते हैं या औरों से आपको अपनी मंजिल की भागीदारी में आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रखना। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कॉपर के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डिवाइस है एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 रेसिस्टरों वाला सर्किट बनाता है। बताइए वोल्टेज सोर्स के साथ है जो सीरीज में रजिस्टरों वाला सर्किट है वो इनमें से कौन सा बनाता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका वोल्टेज डिवाइडर, ऑप्शन बी है वोल्टेज मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी है वोल्टेज डबलर, ऑप्शन डी है वोल्टेज फॉलोअर, ऑप्शन ई है आपका वोल्टेज रेगुलेटर। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज डिवाइडर है जो आपका एक वोल्टेज स्रोत के साथ सीरीज में 2 प्रतिरोधकों वाला सर्किट बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम क्या कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर कहते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पंखे वगैरह में काम लेते हैं, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है, इसमें एक प्रकार का प्रतिरोधक लगा होता है। और आजकल के जो रेगुलेटरों में है वो हम डाइलेक्ट्रिक है वो सेमीकंडक्टर प्रयोग करके आजकल के रेगुलेटर बनाते हैं डाइलेक्ट्रिक के द्वारा। डाइक का मतलब होता है डायोड फोर एसी,
और ट्रे का मतलब होता है ट्रायोड फॉर AC। तो ध्यान रखना, अगर पूछ रहे रेगुलेटर में कौन से सेमी कंडक्टर है जो हम काम में लेते हैं, या किस प्रकार का सर्किट है जो रेगुलेटर में हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में, तो आपका आंसर है वो डाइक और ट्राइक होना चाहिए। इनसे मिलाकर है जो आजकल रेगुलेटर है वो बनाते हैं। वोल्टेज मल्टीप्लायर आपका ये नहीं होता। मल्टीप्लायर हम बोलते हैं जब वोल्टेज के जो वोल्ट मीटर के जो सीरीज में हम लगाते हैं ना प्रतिरोधक, उसे हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। ध्यान रखना साथियों। तो इसका आपका सही आंसर हो गया वोल्टेज डिवाइडर है, जो आपका एक वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में 2 रजिस्टर वाला परिपथ बनाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, खाली स्थान एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य क्या होता है? बताइए साथियों क्या रहेगा आंसर। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है रेसिस्टेंस और ऑप्शन ई है आपका रिएक्टेंस। यानी एक आपका स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किया जाने वाला कार्य है वो आपका क्या कहलाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी वोल्टेज है जो आपका एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित पर किया जाने वाला कार्य होता है। यानी सिंपल भाषा में कहे तो इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में या लाए जाने में किया जाने वाला जो कार्य होता है वो आपका वोल्टेज होता है। और इसमें V बराबर होता है आपका W/T। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान रखना चाहिए करंट क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है जिसे हम करंट कहते हैं। ध्यान रखना। और आपको पता है करंट की दिशा क्या होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ध्यान रखना धारा है जो आपकी इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। धारा का मात्रक आपको पता है क्या होता है एम्पियर होता है। अब बताइए एम्पियर का प्रतीक क्या होता है ए होता है, धारा का प्रतीक क्या होता है आई होता है। और साथ साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं, जिसको प्रतीक आर होता है और जिसका मात्रक ओम होता है, जिसका प्रतीक ये इस प्रकार कुछ बना होता है। ध्यान रखना। तो ये हमने बात कर ली करंट की, रेसिस्टेंस की, वोल्टेज की। पावर क्या होती है आपकी, ध्यान रखना साथियों, पावर होती है आपकी कार्य करने की दर है, साथियों कार्य करने की दर है वो आपकी ऊर्जा कहलाती है। और रिएक्टेंस क्या होता है या रिएक्टेंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रिएक्टेंस भी आपका एक रेसिस्टर के समान व्यवहार करने वाला कंपोनेंट है। इसका मात्रक भी आपका ओम होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्रिया। ये 2 प्रकार की होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव मतलब किसी कॉइल में जो आपकी कुल प्रतिबाधा होती है जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। कैपेसिटिव में जो आपकी कुल प्रतिबाधा होती है उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ध्यान रखना इसका मात्रक भी आपका ओम होता है साथियों। तो साथियों ये हमने बात कर ली है। पावर है वो आपकी कार्य करने की दर ही होती है, कार्य करने की क्षमता है वो आपकी ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर है वो आपकी पावर कहलाती है। P बराबर जिसे हम कह सकते हैं VI, और पावर की इकाई क्या होती है वाट। तो ध्यान रखना इस प्रकार हमें पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी प्रत्येक ऑप्शन का विस्तृत हल जानना जरूरी है। तो साथियों बताइए कमेंट में ज़रूर बताएं इस प्रकार हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जो प्रत्येक ऑप्शन का, ये आपको कैसा लग रहा है। मैं मान रहा हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम है जो हमारा लग रहा है, लेकिन टाइम भले ही लगो, हमें हमारा नॉलेज है जो इससे बढ़ ही रहा है, इसमें कुछ घाटा नहीं है, हमारा फ़ायदा ही है बस। क्योंकि हम इसमें एक क्वेश्चन के साथ 5-5 क्वेश्चन है या 7-7 क्वेश्चन है जो हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारे नॉलेज में वृद्धि हो रही है। चलिए साथ में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किरचॉफ के
करंट के नियम के अनुसार एक समूहित पैरामीटर सर्किट में किसी नोड से निकलने वाले करंट का बीजगणितीय योग है वो इनमें से किसके बराबर होता है। यानी केसीएल के बारे में आपको पूछा है, किरचॉफ करंट लॉ के बारे में आपको पूछा गया है। बताइए साथियों, ऑप्शन ए है आपका शून्य, ऑप्शन बी है यूनिटी, ऑप्शन सी है अनंत, ऑप्शन डी है सर्किट में वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और ऑप्शन ई है आपका या तो ए या तो बी है या सी। बताइए क्या रहेगा सही आंसर, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार किसी भी नोड पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यूनिटी नहीं होता, अनंत नहीं होता और वोल्टेज मान से कम नहीं होता। किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार किसी भी नोड पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य होगा। जैसे मान लो ये नोड है तो इस नोड पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग है वो आपका शून्य रहेगा। यानी इस नोड पे जितनी धारा आएगी उतनी धारा इस नोड से बाहर निकलेगी। ये आपका किरचॉफ का करंट लॉ है। और किरचॉफ का करंट लॉ है जो आपका आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये आप बेसिक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। किरचॉफ करंट लॉ है वो किसके संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, तो आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है उस पर किरचॉफ करंट लॉ काम करता है। और एक होता है आपका केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। किरचॉफ करंट लॉ है वो आपका आवेश संरक्षण सिद्धांत और किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो आपका ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी बीजगणितीय योग है जो धारा का वो आपका शून्य होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक रियोस्टेट का इनमें से कौन सा पहलू है जो पोटेंशियोमीटर से अलग है। अब रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको समझ पूछा है इनमें से। ऑप्शन ए आपका इसमें कम वोल्टेज रेटिंग होती है, ऑप्शन बी है इसमें उच्च वोल्टेज रेटिंग होती है, ऑप्शन सी है इनमें बड़ी संख्या में मोड होते हैं, ऑप्शन डी है बड़ी संख्या में टैपिंग की सुविधा देता है, या ऑप्शन ई है आपका सी और डी दोनों। बताइए क्या रहेगा सही आंसर। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है जो आपका रियोस्टेट का जो अलग है इनमें से, रियोस्टेट को अलग दर्शाता है वो है इनमें से इसमें वोल्टेज रेटिंग है जो आपकी उच्च होती है। पोटेंशियोमीटर से जो आपका अलग गुणधर्म है रियोस्टेट का वह यही दर्शाता है कि इसमें वोल्टेज रेटिंग है जो आपकी उच्च होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को बैटरी का कौन सा वोल्टेज है या कौन सा क्या कहा जाता है, इनमें से यह आपको पूछा गया है। एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका ईएमएफ, ऑप्शन बी है टर्मिनल वोल्टेज, ऑप्शन सी है चार्ज, ऑप्शन डी है पावर और ऑप्शन ई है आपका कंडक्टेंस। अब बताइए एक बंद सर्किट में बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को क्या कहा जाता है। तो साथियों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इसका आंसर आता होगा क्योंकि इसका आंसर आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यानी दो टर्मिनलों के बीच विभव के अंतर को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। इसका सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना, ईएमएफ किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी ये बैटरी है जो आपकी, या हम कह सकते हैं ये कितने वोल्ट की है उसे हम ईएमएफ कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये बैटरी कितना ईएमएफ है जो हमें प्रदान कर सकती है उसे हम ईएमएफ कहते हैं। और जो आपके टर्मिनलों पर जो प्रेजेंट वोल्टेज होता है उसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, जिसे हम बैटरी के टर्मिनलों से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, कंडक्टेंस है जो आपका होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम आपका कंडक्टेंस होता है। यानी जिस प्रकार धारा प्रवाह के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का काम जो आपका प्रतिरोध करता है, उसी प्रकार है जो धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करने का काम है वो आपका कंडक्टेंस करता है। पावर हमने देख ही लिया पिछले क्वेश्चन में, यानी कार्य करने की दर है जो आपकी पावर कहलाती है। ध्यान रखना साथियों, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर W/T भी होता है। तो ये हमने बात कर ली टर्मिनल वोल्टेज की। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक नारंगी, काला, भूरा, बैंगनी रंग का रेसिस्टर है
उसका मान कितना होने वाला है, ये आपको पूछा गया है। यानी कलर कोडिंग का क्वेश्चन है आपका, बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो इसको आपको सोल्व करने के लिए कलर कोडिंग वाली जो आपकी टेबल है वो आपको पूरी याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो फिर आपको इस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, एग्ज़ाम में आप सीधे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको टेबल याद है तो ये आप क्वेश्चन है जो आसानी से कर सकोगे। तो इसको आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ और गोल्डन सिल्वर नो कलर। ध्यान रखना, ये इसकी ट्रिक होती है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। एक बार और पढ़ो मेरे साथ साथ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। तो बी का मतलब आपका होता है ब्लैक यानी काला। अगले बी का मतलब होता है आपका ब्राउन भूरा। आर का मतलब होता है रेड। ओ का मतलब होता है ऑरेंज यानी नारंगी। वाई का मतलब होता है येलो यानी पीला। जी का मतलब होता है ग्रीन यानी हरा। बी का मतलब होता है ब्लू यानी नीला। वी का मतलब होता है आपका वॉयलेट यानी बैंगनी। फिर जी का मतलब होता है आपका ग्रे, जिसे हम मटमैला या धूसर भी कह दे सकते हैं। और फिर डब्लू का मतलब होता है आपका वाइट। और जी का मतलब होता है आपका गोल्डन। एस का मतलब होता है सिल्वर। और नो कलर का मतलब होता है कोई कलर नहीं है। तो ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नो कलर। इस टेबल के बारे में मैं आपको कभी एक अलग से वीडियो बना के पूरी है जो इसको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा, क्योंकि अभी इसमें टाइम बहुत लगेगा और हमारा सेशन इससे लंबा हो जाएगा। तो मैं इस टेबल को है जो आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पूरा समझा दूंगा। आपको 5 मिनट का शॉर्ट वीडियो होगा और 5 मिनट में पूरी टेबल है जो आपको मैं याद करवा दूंगा और एकदम आसानी से याद हो जाएगी। इसमें कोई इतनी भारी बात नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते, एकदम सिंपल है। ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद करवा दूंगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3.33 जो किलो ओम आपका है वो नारंगी काला भूरा बैंगनी रंग का प्रतिरोध मान होगा। यानी जिस प्रकार हम कह सकते हैं ये 0 पे होता है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो आपका पहला रंग है नारंगी दे रखा है। नारंगी कितने पर होता है? नारंगी आपका 3 पे होता है, तो 3 आ गया। और दूसरा भी नारंगी रहता है तो नारंगी 3 पे होता है। और अगला आपका काला दे रखा है तो काला आपका 1 पे होना है, यानी 10 की घात 1। और आपका अगला दे रखा है भूरा आपका 0 पे होता है, मतलब इसका कुछ नहीं होगा। और अगला आपका दे रखा है बैंगनी। तो इस प्रकार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3300 ओम, जिसे हम कह सकते हैं 3.33 किलो ओम। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, कभी मैं आपको जैसे ही टाइम मिलेगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये पूरी टेबल समझाऊंगा और वहाँ पे आपको इसके मैं 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आपको टेबल समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ट्रिक के माध्यम से बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी टाइम बिना वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, नीचे दिया गया चित्र है उनमें से कौन से संख्या का एक मानक संकेत है? ये चित्र आपका पूछा गया है, इनमें से किसका है? ऑप्शन ए है आपका लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ऑप्शन बी है प्रीसेट रजिस्टर, ऑप्शन सी है पीटीसी थर्मिस्टर, ऑप्शन डी है एनटीसी थर्मिस्टर और ऑप्शन ई है आपका वोल्टेज डिफेंस रजिस्टर। बताइए इनमें से ये सिंबल है तो आपको पूछा गया है ये किसका है इनमें से? बताइए साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारे साथ जुड़कर इस प्रकार के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लग रहा है, आपका अनुभव भी है, जो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
ताकि हमें भी पता चले कि आपको कैसा महसूस हो रहा है आपको इन क्वेश्चनों के साथ, या ये क्वेश्चन पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हम ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको पढ़कर भी हमारे साथ बहुत खुशी हो रही होगी या अच्छा महसूस हो रहा होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर, और ये आपका है लाइट डिपेंड रजिस्टर है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ध्यान रखना, इस प्रकार जब ये आपके एरो के सिंबल किसी पे गिरते हुए प्रतीत होते हैं वो आपका लाइट डिपेंड रजिस्टर होता है, यानी ये प्रकाश पे निर्भर करता है जो आपका प्रतिरोध होता है। यानी अगर प्रकाश इस पे, जिस प्रकार प्रकाश इस पे गिरेगा उसी प्रकार इसका प्रतिरोध है वो वेरिएबल होगा, या बढ़ेगा तो घटेगा या घटेगा तो बढ़ेगा। तो ये आपका लाइट पे डिपेंड होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, एक ही विद्युतीय प्रतिरोध के लिए एक समान अनुप्रस्थ काट वाले एक कॉपर कंडक्टर की तुलना में एक एल्यूमिनियम कंडक्टर का वजन कितना होता है। यानी आपका एक समान प्रतिरोध है और एक समान ही आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। तो इस कंडीशन में आपका ये कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर है उसका वेट कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। सेम साइज के और सेम ही प्रतिरोध के दो कंडक्टर है, एक कॉपर का है और एक एल्यूमिनियम का है। अब बताइए उनमें से वजन है जो आपका एल्यूमिनियम का वजन है वो कॉपर कंडक्टर की तुलना में कितना होता है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 60%, ऑप्शन डी है 100% और ऑप्शन ई है आपका 150%। बताइए इनमें से क्या रहेगा सही आंसर। तो इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और समान प्रतिरोध के दो कंडक्टर है, एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का अगर है, तो आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर का जो वजन है वो कॉपर की तुलना में 50% ही होगा। यानी अगर 100 किलो का जो आपका कॉपर का कंडक्टर है और सेम साइज और सेम प्रतिरोध का अगर आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर है तो उसका वजन है वो आपका 50 kg होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 50%। चलिए साथियों चलते हैं और साथ ही बात करें। हाँ साथियों एक सवाल इसमें और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कॉपर कंडक्टर की तुलना में एल्यूमिनियम कंडक्टर की चालकता का बात करें तो चालकता है वो आपकी कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम की है जो 60% होती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चालकता की बात करें तो 60% और वजन की बात करें तो 50%। इन दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर एक कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ है वो इनमें से कि किसको है जो रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित करती है। बताइए साथी, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ है वो क्या स्थानांतरित करती है, यह आपको पूछा गया है। या इनमें से किस प्रकार का आवेश है जो कांच की छड़ से स्थानांतरित होता है। बताइए ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन और ऑप्शन ई है आपका बी और सी दोनों। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है कि जब हम एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के टुकड़े के साथ रगड़ते हैं तो वो है जो आपके इलेक्ट्रॉन है जो स्थानांतरित करती है। ध्यान रखना साथियों इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाएंगे तो कांच की छड़ पर कैसा आवेश होगा और आपका जो रेशम का कपड़ा है वो आपका किस प्रकार के आवेश हैं आवेशित रहेगा, ये आपको पूछा गया है। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ में आपके कांच की छड़ से रेशम के टुकड़े पर है जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो स्थानांतरित हो जाएंगे। तो रेशम की जो कपड़ा है वो आपका हो जाएगा ऋणावेशित, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन है वो कांच की छड़ से आए हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है नेगेटिव, तो ये कैसा होगा ऋणावेशित।
और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन है वो आपका निकला है, तो ये किस्सा हो गया धनावेशित। अब साथियों आपको बहुत कन्फ्यूज होती है कि कौन सा धनावेशित होगा कौन सा ऋणावेशित होगा। तो साथियों एक अपना रामबाण ट्रिक है, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। कांच नाम क्या है आपका, 2 अक्षरों का, यानी छोटा है, तो ये कैसा होगा, धनावेशित को हम क्या कह सकते हैं, प्लस कह सकते हैं। तो कांच की छड़ आपकी कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और रेशम आपका बड़ा नाम है, यानी 3 अक्षरों का नाम है, तो ये आपकी हो जाएगी माइनस। तो ध्यान रखना अपना रामबाण छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। कांच की छड़, कांच आपका नाम छोटा है तो प्लस हो जाएगी, रेशम आपका है माइनस हो जाएगी। इसी प्रकार हम बिल्ली की खाल होती है एक, ये 2 एग्जाम्पल है जो आपको आवेश वाले चैप्टर में दिए रहते हैं, बिल्ली और एक आपकी एबोनाइट की छड़ होती है, बिल्ली की खाल और एबोनाइट। तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा बस, छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। यानी बिल्ली नाम छोटा है तो ये आपका प्लस रहेगा, और एबोनाइट नाम बड़ा है तो ये आपका माइनस रह जाएगा। आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली की खाल पर एबोनाइट की छड़ रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ है उस पर कौन सा आवेश होता है, या बिल्ली की खाल पर है वो कौन सा आवेश हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, प्लस अगर आपको ध्यान में है तो आप धनावेशित कह सकते हैं, अगर आपको माइनस ध्यान में है तो आप ऋणावेशित कह सकते हैं। तो ध्यान रखना ये अपना रामबाण ट्रिक, छोटे में छोटा बड़े में बड़ा। कांच नाम छोटा है आपका तो ये प्लस यानी पॉजिटिव आयन होंगे इस पर, और रेशम नाम आपका बड़ा है तो ये माइनस यानी ऋणावेशित होगा। बिल्ली नाम आपका छोटा है तो ये प्लस होगा, और एबोनाइट आपका नाम बड़ा है तो ये माइनस होगा। ध्यान रखना छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा। तो साथियों ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित की, तो इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना कांच की छड़ पर है जो रेशम का कपड़ा रगड़ेंगे तो रेशम के कपड़े पर है जो आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जिससे ये ऋणावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जो आपका ऋणावेशित कण होता है। और कांच की छड़ से निकल कर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट है जो आपकी बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ पे लगने वाला है। और इनका ये रामबाण आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जगह काम करेगा। साथ ही ये रामबाण है जो आपका बहुत जगह काम करता है, इसका मैं आपको एक अलग शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा। साइंस में भी ये बहुत जगह काम करता है और अपने इलेक्ट्रिशियन में भी ये बहुत जगह काम करता है। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका प्रतिरोध बताइए साथियों। अगर हमारे पास एक वायर है जिसका प्रतिरोध 0.2 ओम है, अगर हम उस वायर की लंबाई को दोगुना कर देते हैं तो अब प्रतिरोध का मान है वो क्या होगा या कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0.4 ओम, ऑप्शन बी है 0.6 ओम, ऑप्शन सी है 0.8 ओम, ऑप्शन डी है 1 ओम, और ऑप्शन ई है आपका 1.4 ओम। तो पहले तो पता होना चाहिए कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो आपका फॉर्मूला होता है साथियों वो होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए। यानी रो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं, एल होती है आपकी लंबाई, और ए होता है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो R आपको दे रखा है, पहले कितना था 0.2 ओम था। तो ध्यान रखना प्रतिरोध है जो आपका लंबाई के समानुपाती होता है और आपका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और अगर आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध है वो आपका घटेगा। तो ध्यान रखना अगर लंबाई आपकी 2 गुना कर दी जाती है तो प्रतिरोध भी आपका 2 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 ओम। आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर लंबाई हमने 2 गुनी कर दी है तो इसका प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा, और आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन है एक सीरीज और समांतर डीसी सर्किट है दोनों के लिए सही है, बताइए। इनमें से ऐसा कौन सा घटक है जो सीरीज और समांतर में दोनों
परिपथों में वो समान रूप से अपना या उसकी समान रूप से गणना की जाती है। ऑप्शन ए आपका एलिमेंट में अलग अलग करंट होते हैं। ऑप्शन बी है करंट संयोजक होते हैं। ऑप्शन सी है वोल्टेज संयोजक होते हैं। और ऑप्शन डी है पावर संयोजक होते हैं। या ऑप्शन ए आपका ए और बी दोनों। अब बताइए सीरीज और समांतर यानी श्रेणी और समांतर डीसी सर्किट में इनमें से क्या है जो हम दोनों में प्रयोग करें तो उसका परिणाम है जो समान रहेगा। यानी हम कह सकते हैं श्रेणी में तो धारा समान रहती है, यानी श्रेणी सर्किट होता है उसमें आपकी धारा समान रहेगी और वोल्टेज है वो आपका अलग अलग रहेगा। अगर बात करें समांतर की तो समांतर में आपका वोल्टेज समान रहता है और धारा है जो आपकी प्रत्येक कंपोनेंट में अलग अलग होती है। लेकिन इन दोनों कनेक्शनों में आप ध्यान रखना जो आपकी पावर होती है ना, शक्ति, ये दोनों सर्किटों में दोनों कंडीशन में आपकी जुड़ती है। ध्यान रखना साथियों, समांतर में आपका पावर का जो जोड़ने का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है P1 + P2 इस प्रकार, और श्रेणी में आपका होता है 1/P1 + 1/P2 इस प्रकार। ध्यान रखना। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी पावर संयोजक होते हैं। पावर है जो आपकी दोनों ही कंडीशन में जुड़ती है। ध्यान रखना, श्रेणी में आपकी धारा समान होती है और समांतर में आपका वोल्टेज समान रहता है। इन तीनों बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है किसी सर्किट में 33 ओम का रेसिस्टर 2 एम्पीयर का करंट लेता है तो पूरे रेसिस्टर में वोल्टेज बताइए। ये ओम के नियम पे आधारित क्वेश्चन है आपका, एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका, गलत नहीं होना चाहिए। एकदम बेसिक फॉर्मूला है जो हम ITI में प्रवेश करते ही इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसका आपको जल्दी से उत्तर बता देता हूँ क्योंकि ये सब आपको आता होगा। तो आपका V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR। ध्यान रखना। अब हमें वोल्टेज ज्ञात करना है। I हमें 2 एम्पीयर दे रखा है और प्रतिरोध का मान हमारे पास 33 ओम है, तो वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा 66 वोल्ट। एकदम इजी क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन आपका सी है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है फ्यूज वायर का मूल्यांकन है वो किसके संदर्भ में किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका, गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है एम्पीयर घंटा, ऑप्शन बी है एम्पीयर वोल्ट, ऑप्शन सी है किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी है एम्पीयर, या आपका ऑप्शन ई है किलो वोल्ट आवर। बताइए क्या रहेगा सही आंसर। दोस्तों आपको जैसे भी आंसर आता है मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे आपका है जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई रहेगा। मैं कहता हूँ अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो हाई रहेगा और आपके एग्ज़ाम में जो गलतियाँ हैं उनके चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है फ्यूज वायर का मूल्यांकन है वो हम एम्पीयर रेटिंग के आधार पर करते हैं। जैसे हम फ्यूज वायर कोई काम में ले रहे हैं तो हम उस पहले यह निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो आपका वायर है ये कितने एम्पीयर की धारा इससे प्रवाहित हो सकती है, या हमें किस प्रकार का वायर चाहिए कि इतने एम्पीयर तक धारा प्रवाहित हो सकती है। इससे ज़्यादा धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज है वो पिघल जाए, जिससे आगे के उपकरणों की जो भी डिवाइस हमारे काम कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट उनकी सुरक्षा की जा सके। फ्यूज ध्यान रखना एक सुरक्षात्मक युक्ति है जो आपके अतिरिक्त करंट को बहने नहीं देता है। जैसे हम लगा देते हैं 5 एम्पीयर रेटिंग का फ्यूज लगा दिया तो अब सर्किट में जब हमारी 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी 5 एम्पीयर तक तो ये धारा को प्रवाहित होने देता है। लेकिन अगर आपकी धारा 5 एम्पीयर से ज़्यादा होती है, 6 एम्पीयर होती है, तो ये आपका फ्यूज है वो आपका पिघल जाता है और इस प्रकार हमारे सर्किट की सुरक्षा करता है। तो ध्यान रखना फ्यूज वायर का मूल्यांकन हम एम्पीयर रेटिंग के आधार पर करते हैं। ध्यान रखना। तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका क्वेश्चन है वेरिएबल कैपेसिटर में इस्तेमाल होने वाला डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ आमतौर पर इनमें से कौन सा होता है बताइए। परिवर्ती प्रकार का जो हमारा संधारित्र होता है उसमें डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में हम इनमें से किसका काम में लेते हैं, किसे काम में लेते हैं, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका पॉलीप्रोपिलीन, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है सेरामिक, ऑप्शन डी है टेफ्लॉन और ऑप्शन ई है आपका पॉलीस्टाइरीन। अब बताइए इनमें से किसका प्रयोग है जो हम एक कुचालक पदार्थ के रूप में है जो कैपेसिटर में काम में लेते हैं। तो इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी हवा है वो हम एक
वेरिएबल कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के तौर पर काम में लेते हैं। ध्यान रखना, हवा भी आपकी डाइएर हो तो ये कुचालक का काम करती है। अगर इसी में आर्द्रता या नमी हो तो ये हवा है, इसमें आप आयनों का चालन हो सकता है। ध्यान रखना साथियों, ड्राई प्रकार की हवा है जो हमारी कुचालक का भी काम करती है, इसलिए हमें इसे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के रूप में वेरिएबल कैपेसिटर में काम में लेते हैं। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डिवाइस है वो चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। अब बताइए साथियों, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इनमें से कौन सा है जो आपकी एनर्जी को कलेक्ट करता है। ऑप्शन ए आपका रेसिस्टर, ऑप्शन बी है कैपेसिटर, ऑप्शन सी है इंडक्टर, ऑप्शन डी है ट्रांजिस्टर और ऑप्शन ए आपका रेक्टिफायर। तो साथियों आपको पता होना चाहिए रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, AC to DC। तो ये आपका आंसर होने वाला है नहीं। रेसिस्टर का क्या होता है, यह आपका धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, यह भी आपका आंसर नहीं होने वाला, आपको पता है। और ट्रांजिस्टर है जो आपकी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसकी चर्चा हम पिछले क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बचे इंडक्टर या कैपेसिटर। अब बताइए इनमें से क्या आंसर है जो आपका रहने वाला है। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा, हम चुंबकीय फील्ड के रूप में जो ऊर्जा संग्रहित करता है वो होता है आपका इंडक्टर। इंडक्टर होता है वो आपका चुंबकीय फील्ड के रूप में ऊर्जा कलेक्ट करता है। इसका आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें हम कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो आपका है वो विद्युत आवेश के रूप में आपके ऊर्जा है उसे संग्रहित करता है, और इंडक्टर है चुंबकीय ऊर्जा संग्रहित करता है। कैपेसिटर आपका विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है। इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो साथियों ये हमने आज के अपने 25 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। ये जो हम हमेशा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है इनका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है, आपको इस सेशन को अटेंड करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम अच्छी दिशा में स्टडी कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं बार बार, उन्हीं क्वेश्चनों का बार बार अभ्यास करवा के आपको उन क्वेश्चनों के प्रति एकदम परफेक्ट बनाने का मुख्य उद्देश्य जो हमारा है। तो साथियों आप इन्हीं क्वेश्चनों का है जो बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। आज का हमारा सेशन है जो समाप्त हो गया है। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक आप इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जिनको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं या जिनको इन क्वेश्चनों को एक दो बार पहले पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को ये सेशन है वो आपका स्लो स्पीड में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फास्ट मोड में एक बार अपना रिवीजन कर लें ताकि ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाए और उनका रिवीजन भी हो जाए और वो इन क्वेश्चनों को भूल न सकें। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, अगर जिनको ये क्वेश्चन आ रहे हैं या थोड़ा बहुत जिनको भी इन क्वेश्चनों के बारे में नॉलेज है, वो अपने इस सेशन को फास्ट मोड में अटेंड कर ले ताकि उनका समय भी वेस्ट ना हो। तो साथियों आज का सेशन हमारा समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगले नए सेशन में नए जोश के साथ, नए जुनून, नई उम्मीद के साथ और एक नए सूर्य के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।